कई 2.6 आधुनिक काल काव्यखंड। अब इसके अंदर छायावाद है। छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी, 1918 से 1936। अब छायावाद के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग, सबसे पहला जो लिखित प्रयोग है वो मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को इमेज के रूप में प्रस्तुत करना, वो छायावाद था उसके अंदर। तो उसका सबसे पहले लिखित में हिंदी साहित्य में छायावाद का लिखित प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो किया था मुकुटधर पांडे ने। सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख 4 चरणों में लिखकर छायावाद की आरंभिक विवेचना की। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। पहला है व्यक्तिकता, यानी कि पर्सनैलिटी। स्वतंत्रीय चेतन, मतलब जो सोच है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट्य और अस्पष्टता। तो ये छायावाद की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्यक्तिकता, स्वातंत्र्य चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट्य और अस्पष्टता। सरस्वती पत्रिका जुलाई 1920 ईस्वी अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की कविता। 1920 में उनकी एक कविता प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था कुर्री के प्रति। इसमें ये छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। तो छायावाद की प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है? कुर्री के प्रति। ये 1920 में प्रकाशित हुई थी। ये मुकुटधर पांडे की कविता है। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि छायावाद का शुरुआत जो है वो मुकुटधर पांडे ने की है। मुकुटधर पांडे ने आंसू, उद्गार, प्रेम बंधन, पूजा फूल, कानन कुसुम आदि रचनाएं लिखी हैं। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों को पांडे बंधु भी कहा जाता है। लोचन प्रसाद पांडे ने गीति काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया। लोचन प्रसाद पांडे है मुकुटधर पांडे के भाई। इन्होंने सबसे पहले गीति काव्य का हिंदी में सबसे पहले प्रयोग किया था, यानी कि कविता को गीत के रूप में लिखकर। छायावाद के संबंध में सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार कृत एक संवादात्मक लेख छपा, हिंदी में छायावाद। एक लेख छपा जिसका नाम था हिंदी में छायावाद। इस संवाद में 4 लोग कौन कौन थे? सुशीला देवी, हरि किशोर बाबू, सुमित्रा नंदन पंत एवं चित्रकार राम नरेश जोशी ने हिस्सा लिया था। अब छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तुता। प्रवर्तक कौन है और उनको प्रवर्तक मानने वाले कौन है? पहले प्रवर्तक है मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, और ऐसा मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के जो प्रवर्तक है वो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे हैं। नंदू दुलारे वाजपेयी मानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक है। ईला चंद्र जोशी के अकॉर्डिंग जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक है, और प्रभाकर माचवे के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के प्रवर्तक है। मतलब छायावाद की शुरुआत रामचंद्र शुक्ल की माने तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे ने की थी। वहीं नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत ने की थी। ईला चंद्र जोशी कहते हैं जयशंकर प्रसाद ने, और प्रभाकर माचवे कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो ये प्रवर्तक है, उनके प्रस्तुता है। अब इसके बाद छायावाद की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी थी। 5 विशेषताएं होती है: व्यक्तिकता, स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट्य और अस्पष्टता। तो सबसे पहली विशेषता है स्वतंत्र चेतना, मतलब सोच जो नीचे स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी रूढ़ी में बंद कर हमें कविता रचनाएं नहीं लिखनी चाहिए। तो छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह है। यह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, यानी कि पुराने रीति रिवाजों से, धर्म से और समाज से, हमें किसी चीज में बंद कर रचना नहीं करनी, वही स्वतंत्र चेतना है। दूसरी विशेषता है व्यक्तिकता। छायावादी काव्य समाज में व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करता है, मतलब व्यक्ति किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। तो उसको अगर तुम एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसको स्वतंत्र रूप से एक्सप्लेन करना चाहिए। दूसरी है अनुभूति की प्रतिष्ठा। अनुभूति मतलब जो हमें फील होता है, जो एक कवि को फील होता है। छायावादी कवियों ने व्यक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पर जोर दिया, मतलब जो उन्हें पर्सनली फील होता है वो उनकी रचनाओं में दिखना चाहिए। कविता को विचारों एवं तथ्यों से परे तथा अनुभूति से निर्मित माना जाता है। तो जो कविता है वो हमारी अनुभूति से निर्मित होगी तो ज्यादा प्रभावशाली होगी। ठीक है। अगली विशेषता है वेदना की वृत्ति। वेदना मतलब पेन। छायावादी कविता वेदना से भरी है, पर यह वेदना पीड़ा नहीं देती बल्कि काम्य एवं सुंदर है। महादेवी लिखती है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। मतलब उसके लिए मिलन सुख नहीं है, वो विरह में रहकर भी खुश है। अगली विशेषता है प्रेम अनुभूति। कविता के अंदर प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। छायावादी प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव, चाहे वो प्रेम किसी के प्रति भी हो सकता है, मानव के प्रति, प्रकृति के प्रति या ईश्वर के प्रति। छायावादी प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव, प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। यह प्रेम अशरीरी है, किसी एक पर्सन मात्र से ये प्रेम नहीं है, एक व्यक्ति मात्र से प्रेम नहीं है। यह योगवादी भी नहीं है।
मतलब किसी भी चीज से प्रेम हो सकता है। फिर है सौंदर्य चेतना, किसी चीज की सुंदरता को समझना, ऐसी समझ होनी चाहिए कवि के अंदर। छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार, उदात्त एवं विशाल है। उसमें मानव, जरूरी नहीं किसी मानव की सुंदरता, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं में सुंदरता खोजी जा सकती है। उसमें मानव, प्रकृति एवं भाव के गहरे लोग समाहित होते हैं सौंदर्य चेतना के अंदर। फिर है प्रकृति चित्रण, अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। छायावादी काव्य में प्रकृति का स्थान अन्यतम है, मतलब प्रकृति का स्थान कोई और ले ही नहीं सकता। छायावादी कविता में जो प्रकृति का स्थान है वो कहीं और नहीं मिलेगा। छायावादी काव्य प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाती है। जो छायावादी कविता है, अगर उसमें प्रकृति का विवरण ना हो, अगर उसमें प्रकृति को एक्सप्लेन ना किया जाए तो वो कविता प्राणहीन मानी जाएगी। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, द्युति, रहस्यवादी रूप में विशद चित्रण हुआ है। फिर आता राष्ट्रीय स्वर, राष्ट्र के प्रति प्रेम, देशभक्ति। छायावादी कवि को राष्ट्र और संस्कृति की व्यापक एवं गौरवमयी धरोहर से प्यार है। इस काव्य में जागृति, जागरण, जागो आदि शब्दों का निरंतर प्रयोग हुआ है। फिर है काव्य रूप, छायावाद के भीतर गीत, प्रगीत, लंबी कविता तथा महाकाव्य आदि काव्य रूपों की रचना हुई है। अगली विशेषता है भाषा एवं शिल्प। छायावादी कवियों ने संस्कृत गर्भित एवं अलंकार निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। मतलब इसमें भाषा और शिल्प कैसा है, संस्कृत के ज्यादा वर्ड्स है और उसके अंदर अलंकारों का इस्तेमाल किया। कहीं कहीं छंदों के परंपरागत ढांचों को तोड़ा तो कहीं कहीं मुक्त छंदों में भी रचना हुई है। छायावादी कवियों ने बिंब का सफल प्रयोग करके काव्य को अत्यधिक मार्मिक बना दिया है, मतलब दिल को छू लेने वाला। छायावादी कविता सूक्ष्म एवं अमूर्त तथ्य को व्यक्त करने के प्रयास में प्रतीकात्मक हो जाती है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है छायावादी कवि चतुष्टय, वृत्तीय और लघुत्रीय। चतुष्टय का मतलब दर्शन है, वृत्तीय बाहर से जो है, और लघुत्रीय जिन्होंने बहुत कम एक्सप्लेन किया। तो पहले कवि जो है जयशंकर प्रसाद, ये इसमें इन्होंने शैव दर्शन दिखाया। इसके अंदर जयशंकर प्रसाद ने शैव दर्शन में आनंदवाद को दर्शाया है। और वृत्तीय जो है वो जयशंकर प्रसाद है और लघुत्रीय जो है वो महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट में कवि चतुष्टय है सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने अरविंद दर्शन को दिखाया। फिर वृत्तीय के अंदर भी सुमित्रानंदन पंत और लघुत्रीय के अंदर राम कुमार वर्मा। फिर अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने अद्वैत वेदांत को माना है। इसमें वृत्तीय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है और उसके बाद लघुत्रीय जो है वो भगवती चरण वर्मा है और चौथी है महादेवी वर्मा, इन्होंने बौद्ध दर्शन और दुखवाद को माना है। इसके बाद है छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। अब छायावाद के संबंध में अलग अलग विद्वान, अलग अलग कवि, अलग अलग रचनाकार क्या कहते हैं, छायावाद के बारे में वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, उसमें कुछ ना कुछ रहस्य होता है, सस्पेंस होता है। जहां तक संबंध काव्य वस्तु से है, मतलब उसमें सब्जेक्ट में ही सस्पेंस मिलेगा, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली और पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है और ऐसा मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर जयशंकर प्रसाद मानते हैं जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगती है, जब किसी को पेन होता है, पेन फील होता है और खुद की अनुभूति फील करके जब उसकी अभिव्यक्ति करता है, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। ध्वन्यात्मक, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं जयशंकर प्रसाद के अकॉर्डिंग। फिर नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म, मतलब बिल्कुल डिटेल में नंद दुलारी वाजपेयी मानते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। राम कुमार वर्मा कहते हैं परमात्मा की छाया आत्मा में, मतलब जब हम अपने आत्मा में परमात्मा का वास मानते हैं या आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। महादेवी वर्मा कहती है छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। मतलब हम जब प्रकृति के अंदर जीवन देखते हैं, नेचर के अंदर जब हम जीवन देखते हैं, वही छायावाद है महादेवी वर्मा के अकॉर्डिंग। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, एक इमोशन है जो जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। रामविलास शर्मा कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, मतलब नैतिकता क्या होती है जो इंसान के अंदर
संस्कार वगैरह, तो वो झूठे संस्कार है। रूढ़िवाद, सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति जो विद्रोह कर रहा है वो छायावाद है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ है। विद्रोह कौन करता है? मिडिल क्लास बंदा ही करता है। इसीलिए उसके साथ मध्य वर्ग की असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। इसीलिए जो छायावाद की कविताएं या रचनाएं मिलेंगी उसके अंदर मिडिल क्लास की प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलेगी। मिडिल क्लास पर्सन जो था हार भी जाता है, क्विट भी कर जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई पड़ती है छायावाद के अंदर, ऐसा मानते हैं रामविलास शर्मा। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और यह अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। पाश्चात्य मतलब बाहर, अंग्रेजों की रहस्यवादी भावना है इसके अंदर, छायावाद के अंदर। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई है। मतलब छायावाद किससे प्रेरित हुआ? अंग्रेजी में जो रोमांटिक भावधारा है उसी से ये प्रभावित है। और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। तो छायावाद के अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि छायावाद के अंदर ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना सम्मिलित है। नामवर सिंह कहते हैं छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्त चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। नामवर सिंह कहते हैं छायावाद व्यक्तित्व की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। तो इम्पोर्टेंट तो इसके अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा, ये चारों को भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद है छायावाद के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। अब हमने छायावाद की कैरेक्टरिस्टिक्स करी, फिर छायावाद के संबंध में अलग अलग विद्वानों के मत पढ़े। अब है छायावाद के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो पहले कवि हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट वही दे रखे हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो पहले हैं जयशंकर प्रसाद। इनका समय 1889 से 1937, 1889 से 1937। इनकी कविताएं, जयशंकर प्रसाद की जो इंपॉर्टेंट कविताएं हैं वो हैं पहली उर्वशी, वन मिलन, उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935, 1935। तो इसमें इंपॉर्टेंट की चार कविता जो हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं इसके अंदर पर हम। वो पहली है उर्वशी, आंसू, कामायनी। उर्वशी, आंसू और कामायनी हम ये एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट कविताएं हैं इनकी। इसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका समय 1899 1961, 1899 से 1961। इनकी रचनाएं हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942 1942, अणिमा 1943 1943, बेला 1946 1946, नए पत्ते 1946 1946, अपरा 1946 1946, अर्चना 1950 1950, आराधना 1953 1953, गीता कुंज 1954 1954, सांध्य काकली 1969 1969। अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका समय 1900 से 1977, 1900 से 1977। अब इनकी रचनाएं, अब इनको हेडिंग के साथ बताया कि छायावादी रचनाएं हैं, प्रगतिवादी रचनाएं हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं, फिर नव मानवतावादी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले छायावादी रचनाओं में आती है उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। उसके बाद प्रगतिवादी हैं युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940। फिर अरविंद दर्शन से प्रभावित जो इनकी रचनाएं हैं वो हैं स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगांतर 1948, युगपत 1949। फिर नव मानवतावादी रचनाएं हैं उत्तरा 1949, रजत शिखर 1952, शिल्पी 1952, अतिमा 1955, सोवर्ण 1957, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, पुरुषोत्तम राम 1967, चिदम्बरा 1968, सत्यकाम 1975। नेक्स्ट है इसमें महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का समय 1907 से 1987।
इनकी रचनाएं हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीप शिखा 1942, सप्तपर्ण 1960, प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990। तो ये थे इंपॉर्टेंट रचनाकार और उनकी रचनाएं। अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे इन्होंने जयशंकर प्रसाद के बारे में बता रखा है, राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे।